Hello guys, welcome or welcome back to the channel. Let's get started with today's analysis. Today is 12th August. Center seeks to overhaul British era criminal laws. तो ओवरऑल मतलब चेंज, जो क्रिमिनल लॉज हैं वो इंडिया में चेंज होने वाले हैं, उसके लिए बिल लेकर आए। 3 बिल्स आए हैं। बिल्स मतलब प्रपोजल, ठीक है। तो लॉज जो हैं वो बहुत बुरी तरह से चेंज हो जाएंगे, क्रिमिनल लॉज। तो हम ये लिखेंगे, ठीक है ना, ब्रिटिश बिल। चलो पहले पढ़ लेते हैं। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ऑन फ्राइडे इंट्रोड्यूस 3 बिल्स इन लोकसभा टू रिपील द ब्रिटिश एरा इंडियन पीनल कोड, द इंडियन एविडेंस कोड एंड द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ठीक है, ये सारे क्या है, आईपीसी डिफाइन करता है लॉ क्या है, एविडेंस एक्ट बताता है कि एविडेंस क्या क्या चाहिए, ये अगर ऑफेंस प्रूव करना है कैसे क्या होगा, और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर डिफाइन करता है कि कैसे क्या होगा, ट्रायल चलेगा कैसे होगा, इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा सब कुछ वो डिफाइन करता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ये सब कुछ क्या हो रहा है, ओवरऑल मतलब चेंज हो रहे हैं। ठीक है, द भारतीय न्याय संहिता बिल रिप्लेसेस आईपीसी प्रिस्क्राइब कैपिटल पनिशमेंट एज द मैक्सिमम सेंटेंस फॉर मॉब लिंचिंग। नाउ व्हाट इज कैपिटल पनिशमेंट? कैपिटल पनिशमेंट इज डेथ सेंटेंस। तो ठीक है ना, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन रहता है कि डेथ सेंटेंस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, बट यहाँ पे डेथ सेंटेंस रखी गई है। व्हाट इज मॉब लिंचिंग? मॉब लिंचिंग इज जब एक क्राउड जो है वो इकट्ठा हो गया, किसी ने कुछ किया, लगा कि इसने कुछ किया है, और ये करके एफआईआर फाइल कर इन्वेस्टिगेशन हो कि क्या उसने सच्ची में किसी ने ऑफेंस किया या नहीं, वो मॉब खुद ही डिसाइड कर लेता है, खुद ही मारपीट कर देता है, मोस्टली मार देता है। तो वो उसको कहते हैं मॉब लिंचिंग। दैट इज विदाउट ट्रायल डिसाइड करे ना कि हाँ इसने ऑफेंस कमिट किया, इसको मार दो। एंड suggest 10-year imprisonment for sexual intercourse with a woman on the false promise of marriage. The bill, however, states that sexual intercourse by a man with his own wife, the wife not being under 18 years of age, is not rape. That is marital rape, जिसको बोलते हैं कि अगर आप अपनी वाइफ के साथ सेक्स करते हो विदाउट कंसेंट, वो ऑफेंस नहीं है इंडिया में, और इस वाले लॉ में भी नहीं है। Sedition has been repealed. The bill for the first time defines terrorism and offences such as separatism, armed rebellion against the government, challenging the sovereignty of the country, which were earlier mentioned under different provisions. मतलब जो लॉज डिफरेंट होते थे टेररिज्म के ऊपर, सब कुछ वो एक ही लॉ के अंदर लेकर आने की कोशिश करी जा रही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर द बिल प्रपोजेस 313 amendments that will bring revolutionary changes to criminal justice system. The minister introduced the भारतीय न्याय संहिता बिल 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023 and भारतीय साक्ष्य बिल 2023 that will replace the IPC, CRPC and Indian Evidence Act respectively. गवर्नमेंट सेज द ओवरऑल ऑफ द ब्रिटिश एरा कोड। गवर्नमेंट क्या कह रही है कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे हमने ये कॉपी कर दिए थे ब्रिटिशर्स से, ठीक है ना। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम सिटीजन फ्रेंडली की चेंजेस। तो यहाँ पे चेंजेस बताए हुए क्या होंगे, मतलब कौन सा क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारी हेडिंग क्या होगी, हमारी हेडिंग होगी बिल 3 बिल्स इंट्रोड्यूस इन लोकसभा टू रिपील क्रिमिनल लॉज। 3 bills introduced in Lok Sabha to repeal criminal laws. repeal मतलब change, ठीक है ना। अब यहाँ पर सबसे बड़ी जो चीज़ हमें यहाँ पर देखनी है वो क्या है, सबसे बड़ी चीज़ हमें देखनी है कौन सा किसका आ रहा है, क्या नाम है इनके, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ये लिखेंगे कौन सा किसको रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा है इंडियन पीनल कोड, ठीक है। इसकी जगह कौन सा आ रहा है, इसकी जगह है भारतीय न्याय, इसकी जगह आ रहा है भारतीय न्याय संहिता, दैट इज BNS। इंडियन पीनल कोड है 1860 का, ब्रिटिशर्स के टाइम का है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, नेक्स्ट जो आ रहा है वो आ रहा है क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 1898। इसकी जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है ना। उसके बाद आ रहा है इंडियन एविडेंस को कौन सा रिप्लेस करेगा, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 रिप्लेस बाय भारतीय
सक्ष्य, ठीक है। तो ये इसका मतलब अभी नाउ जो है वो ये है, अगर बिल पास हो जाता है तो ये नाम जो है वो दिए गए हैं इन बिल्स को, ठीक है ना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका ये है, ठीक है, यहाँ पे न्याय और यहाँ पे नागरिक सुरक्षा, ठीक है, ये नाम चेंज हुए। बाकी ये भारतीय संहिता सेम है, भारतीय सक्ष्य है यहाँ पर। ये तो भारतीय जो है वो कॉमन सा आ गया है यहाँ पर, तो थोड़ा याद करना इजी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्यों चेंज करें, क्योंकि बाय चेंजिंग ब्रिटिश एरा लॉज, ये ब्रिटिश एरा के लॉज हैं, इसलिए इनको चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें, ये तो हमारा फर्स्ट पॉइंटर हो गया, ये सेकंड पॉइंटर हो गया। थर्ड पॉइंटर में जो मैं आपको लिखवाना चाहती हूँ, ये लिखवाना चाहती हूँ कि कुछ इन्होंने लॉज बताए हमें कि कौन कौन से जो हैं वो रखे गए हैं, ठीक है ना। मॉब लिंचिंग के लिए, मॉब लिंचिंग के लिए क्या बोला गया, मॉब लिंचिंग के लिए मैक्सिमम प्रिस्क्राइब मैक्सिमम सेंटेंस 10 सेंटेंस, कैपिटल पनिशमेंट। फोर्थ क्या है, मैरिटल रेप इज एन ऑफेंस, 10 year imprisonment for sexual intercourse with women sexual intercourse with women on the false promise of मैरिज, ठीक है ना। मैरिज का बोल के कहते हैं कि हाँ ठीक है, हम सेक्सुअल इंटरकोर्स सेक्स कर लेना, और ये बोलकर कि भैया हम तुमसे शादी करेंगे तो उसके ऊपर 10 year इम्प्रिजनमेंट मिलेगी, ये बोला गया है, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर द हिंदू में स्पेसिफिकली इन सारे लॉज की बात हुई है, ये हमें पता होना चाहिए, कौन सा किसका नाम दिया जा रहा है ये पता होना चाहिए। बाय द एंड ऑफ इट हमें ये भी पता होना चाहिए कितने बिल्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए गए हैं। 3 बिल्स इंट्रोड्यूस करे गए और रिपील करेंगे किसको, क्रिमिनल लॉज को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तमिलनाडु टू मूव टॉप कोर्ट एज कर्नाटका रिफ्यूजेस टू शेयर कावेरी वाटर। तो कावेरी रिवर का जो डिस्प्यूट है वो किसके बीच में, कावेरी, एक मिनट, ये बहुत मोटा हो गया है, कावेरी रिवर डिस्प्यूट, ठीक है। वाटर का जो कावेरी रिवर डिस्प्यूट है वो किसके बीच में, कर्नाटका और तमिलनाडु के लिए, ठीक है ना, बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु। डिस्प्यूट किसके बीच में, डिस्प्यूट कावेरी जो डिस्प्यूट है, कावेरी रिवर डिस्प्यूट इज बिटवीन हुम, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। बस हमें यही याद करना है। अब ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जब जाएंगे क्या करेंगे तब हम पढ़ लेंगे। लूना 25 विल नॉट अफेक्ट चंद्रयान, रशियन स्पेस एजेंसी। तो अब ये लूना 25 है क्या, रशिया स्पेस एजेंसी रोस्कोमोस which launched the Luna 25 on Friday has said that its landing on the moon would not impede India's Chandrayaan 3 which was launched on July 14, 2023 as the two missions had different landing areas and there was enough space on the moon for everyone, ठीक है ना। तो रशियन स्पेस एजेंसी, एक मिनट ये बहुत मोटा रखा है, यहाँ पे लिखेंगे रशियन स्पेस एजेंसी launches Luna 25, a moon mission, ठीक है। Why in news says won't disturb Chandrayaan 3's landing, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हमने कब करी। चंद्रयान 3 की जो हमारी लॉन्च हुई है वो ये 14 जुलाई 2023 को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आजकल डेट्स के क्वेश्चन आने लगे हैं, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको डब्बे में डाल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ क्या है, लूना 25 जो है वो किसका मिशन है, लूना 25 जो है वो रशिया का मिशन है, ठीक है। लूना 25 किसका मिशन है, लूना 25 रशिया का मिशन है, ठीक है। और ये भी एक मून मिशन ही है, क्या है, ये एक
मून मिशन है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे कह रहे हैं डिफरेंट इनफ स्पेस है। लूना 25 वॉज लॉन्च फ्रॉम रशियाज वॉस्टोकनी स्पेस पोर्ट इन द कंट्री फार ईस्ट रीजन ऑन फ्राइडे। इट्स लूनर लैंडर एक्सपेक्टेड टू रीच द मून। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, रशियाज स्पेस एजेंसी, ये पता होना चाहिए हमें कि क्या है, रॉस कॉस्मोस। तो यहाँ पे वर्ड बन रहा है कॉस्मोस रॉस। ठीक है ना, रॉस और रशिया थोड़े भाई भाई से लगते हैं, तो क्या नाम दिया है, रॉस कॉस्मोस। ये कहाँ की एजेंसी है, किसकी एजेंसी है, ये रशियन स्पेस एजेंसी है। ये आपको पता होना चाहिए कि ये रशियन स्पेस एजेंसी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अब ये करेंगे लूना 23 to land on lunar lander to land on same day as Chandrayaan 3। ठीक है ना, बट वो कह रहे हैं कि मून बहुत बड़ा है, प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो उसके बाद अकॉर्डिंग टू इसरो देयर वर 6 एक्टिव लूनर ऑर्बिटर्स एज ऑफ जुलाई 2023। करंटली द ओनली ऑपरेटिंग रोवर इज चाइना's U22 रोवर रिलीज बाय चैंग्स 4 विच ऑपरेट्स ऑन द फार साइड। तो यहाँ पर रोवर क्या है, देखिए दो यहाँ पे चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, एक लैंडर एक रोवर। ठीक है ना, चलो इसको मैं लिखवाई देती हूँ तुम्हें नोट्स में। ठीक है, एक क्या है हमारा लैंडर और एक है रोवर, एक है लैंडर और एक है रोवर। तो लैंडर क्या करता है, लैंडर हेल्प करता है, हेल्प्स इन लैंडिंग। ठीक है, अब एक बार लैंड हो गया मून के सरफेस पे, उसके बाद रोवर भैया का काम स्टार्ट हो जाता है। किसका स्टार्ट हो जाता है, रोवर भैया का काम स्टार्ट हो जाता है। तो रोवर भैया क्या करते हैं, रोवर भैया इधर उधर घूम के आते हैं। क्या करते हैं, कहते चलो घूम कर आते हैं। रोवर भैया क्या करते हैं, रोवर। ठीक है, अब दिख रहा है रोवर जो है वो इधर उधर घूम कर आते हैं, वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, मूव्स on the surface and collects information, जो इंटर्न अर्थ पर आती है और उसको स्टडी किया जाता है। ठीक है ना, अभी वहां पे कह रहे हैं कि एक्टिव जो है अभी, ठीक है, ऑपरेटिंग रोवर। अब यहाँ पे हमारा कौन सा पॉइंट बनेगा, ये मैंने 4th पॉइंट बना दिया। 5th पॉइंट क्या बनेगा, एक्टिव रोवर, ऑपरेटिंग रोवर। ठीक है, इज चाइना's U22 रोवर। ठीक है ना, मून की बात करें, ऑन मून, ये चाइना's U22 क्या है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ सकता है कि जो U22 है वो किसका रोवर है, U22 जो है वो चाइना का रोवर है। ठीक है, और अभी वो ऑपरेटिंग रोवर है, मतलब मूव इधर उधर मूव कर रहा है और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन इसरो और लूना 25 प्रोजेक्ट। द सेम टाइम द रशियन साइड इज ओपन फॉर कोऑपरेशन और पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन साइड इन इम्प्लीमेंटिंग द प्रोजेक्ट ऑफ इंटरनेशनल साइंटिफिक लूनर स्टेशन। अब यहाँ पे ये क्या है, ठीक है, एक प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे, इंटरनेशनल, किसके बारे में, इंटरनेशनल साइंटिफिक लूनर स्टेशन, इंटरनेशनल साइंटिफिक लूनर स्टेशन, दैट इज ILRS। ठीक है, अब ये क्या है, ILRS क्या है, व्हाट इज ILRS। ठीक है, ILRS जो है, ILRS is planned lunar base currently persuaded by Roscosmos and Chinese Space Agency. India and Russia are both aiming to be the first ever country to land on Moon's South Pole. ये हमें नोट करना पड़ेगा। India and Russia both aiming to be the first ever country to land on the Moon's साउथ पोल। ठीक है ना, तो उनका लूना और हमारा चंद्रयान। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है उस दिन। ठीक है, सब प्रे करना कि हमारी लैंडिंग हो जाए, बस यही ज़रूरी है। ठीक है, तो ये है। अब यहाँ पर जो हमने पढ़ा है बेसिकली, इंटरनेशनल साइंटिफिक लूनर स्टेशन क्या है, ये जो है ये एक मिशन है कि मून के ऊपर बेस बनाएंगे, कौन, रशिया वाले और चाइनीज़। ये क्या है, चाइनीज़, ये क्या है,
चाइनीज, एक मिनट रुको, अच्छा हमारे नोट्स चाइनीज, चाइनीज लिखो यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो इंडिया एंड रशिया क्या कर रहे हैं, इंडिया और रशिया पहली कंट्रीज बन रहे हैं जो एम कर रहे हैं कहाँ पर पोल, कौन से पोल पर मून के लैंड करवाने की, साउथ पोल पर लैंड करवाने के लिए, ठीक है ना, साउथ पोल पर, ठीक है। तो इंडिया और रशिया फर्स्ट कंट्री देखो कौन बनता है, ठीक है। तो ये है, दोनों ही बन जाए, मतलब पहले हम कर जाए फिर ये कर ले, ठीक है। चलो, इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ गुरुग्राम एंड नू, अब देखिए यहाँ पे अगेन दोबारा से वो डिमोलिशन की बात हो रही है कि जो जो राइट्स में इंक्लूडेड थे लोग, उनके घर जो है डिमोलिश करे गए हैं, तो उसको क्रिटिसाइज किया है ऑदर ने। ये मैंने कल भी पढ़ाया था और आज भी हम पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का जो 2022-23 जीडीपी फोर्थ क्वार्टर ग्रोथ रेट फिगर्स आई हैं, उनके रिजल्ट्स बता रहे हैं कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके बारे में सारा लिखा हुआ है, क्योंकि ये पूरा फोर्थ क्वार्टर का ही है पर्टिकुलर, ओवरऑल नहीं है। तो आई वुड से कि ओवरऑल आ जाए फिर हम पढ़ें तो ज़्यादा सही है, क्योंकि इसमें से हमें डाटा नोट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब चलिए, अ कार्टेल इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ फ्यू इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर फॉर द पर्पस ऑफ इंप्रूविंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म इन्वॉल्व, ठीक है। इंडिपेंडेंट, ये वाला टर्म नोट कर लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्यू इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स, क्या करने के लिए, इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, सो दैट प्रॉफिटेबिलिटी जो है, जो फर्म्स इन्वॉल्व है इंडिपेंडेंट फर्म्स, उनका प्रॉफिट जो है वो बढ़ पाए, ठीक है। स्पर्ट का मतलब मूव विद अ सडन बर्स्ट ऑफ स्पीड। अब यहाँ पे असैसिनेशन ऑफ अ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट इन इक्वेडोर जस्ट 11 डेज अहेड ऑफ वोटिंग, ठीक है। क्या नाम है इसका, इसका नाम है फर्नांडो विला विसेंसियो, ठीक है। असैसिनेशन मतलब मार दिया गया, असैसिनेशन ऑफ अ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट इन इक्वेडोर 11 days ahead of वोटिंग, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें कैंडिडेट का नाम पता होना चाहिए, ठीक है, और इसकी पूरी हिस्ट्री जो है यहाँ पर हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसलिए नाम जो है उसको आप अलग से अंडरलाइन कर लीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और कहाँ पर हुआ है, इक्वेडोर में हुआ है, असैसिनेशन हुआ है, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। यहाँ पे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ahead of voting show that even its top politicians are not safe from organized gangs that have in recent years turned this South American nation into a hub of narco trafficking। तो क्या है, इक्वेडोर इज अ साउथ अमेरिकन नेशन, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या बन गया है, हब ऑफ नार्को ट्रैफिकिंग। हब ऑफ नार्को ट्रैफिकिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे कोकेन बहुत उगाई जाती है, ठीक है ना, और उसको एक्सपोर्ट किया जाता है। क्या करते हैं, एक्सपोर्ट ऑफ कोकेन होता है। क्या होता है, एक्सपोर्ट ऑफ कोकेन होता है, विच इज़ अ ड्रग। उसका हब बन गया, उसके चलते में माफियाज आ गए हैं, ठीक है ना, गैंगस्टर्स आ गए हैं। Fernando Villavicencio, a former journalist and lawmaker, was one of the most outspoken critics of what he called narco politics. During election campaign, he had promised measures to tackle gang violence, such as building a maximum security prison in Amazon for gang leaders, enhancing anti-drug cooperation with US, cracking down on तो cocaine exports जो हैं उनके ऊपर मैं एक्शन लूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे Fernando criticized narco politics, had said would enhance anti-drug cooperation, ठीक है ना। तो ड्रग्स के अगेंस्ट, तो ये माफियाज नहीं बेसिकली इसको मार दिया इक्वेडोर में। इन 2014 when Mr. Correa, now in exile, was the president, Villavicencio had to flee fearing a government crackdown. He briefly sought asylum in Peru, ठीक है ना, ये भाग गया था जब ये बंदा पावर में था 2014 में। असाइलम कहाँ पे लिया, पेरू में। He returned after Mr. Correa's presidency ended and was elected to National Assembly where he made a name for himself as an enemy of drug cartels। तो यहाँ पे कार्टल मतलब जो लोग इकट्ठे आ गए, ठीक है। अब जो माफिया, एक माफिया
है, ठीक है, एक गैंग 1 है, गैंग 2 है, गैंग 4 है, वो कार्टेल बना लिया कि भाई हम एक साथ काम करेंगे, सबका प्रॉफिट होगा, कोई हमें कुछ कह भी नहीं सकता, तो कार्टेल बना लिया इन्होंने, ठीक है। इट इज तो ये बेसिकली ही वाज ऑलवेज अगेंस्ट ड्रग ट्रैफिकिंग एंड ऑल ऑफ दिस। इक्वाडोर, relatively peaceful country of 18 million people, is now one of the most dangerous countries situated between Colombia and Peru, ठीक है। तो यहाँ पे अब इक्वाडोर में बात करें, इक्वाडोर ठीक है, इस लैटिन अमेरिका में है, ठीक है, और सिचुएटेड बिटवीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिचुएटेड बिटवीन कोलंबिया एंड पेरू, both major producers of cocaine. It has seen a spurt in violent crimes with spurt मतलब increase, एकदम से increase आ गया है, ये नोट कर लीजिए, ठीक है ना। यहाँ से ड्रग्स शिप होते हैं, इन ऑर्डर टू गेट ड्रग्स शिप टू नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप, कोकेन। तो ये इक्वाडोर में हुआ है। इस इंसान का नाम क्या है, क्यों है, वो सारा हमने नोट कर लिया है। चलिए आगे चलेंगे। पार्लियामेंट पेव्स वे फॉर 28% जीएसटी ऑन ऑनलाइन गेमिंग। गाइस आई वांट टू टेल यू कि हमारे जो जून के एमसीक्यूज हैं, जून के करंट अफेयर्स एमसीक्यूज हैं, वो लॉन्च हो चुके हैं। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको ₹200 में मिल रहे हैं ऑन loggery.in, जाइए एंड बाय कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आगे चलेंगे। पार्लियामेंट पेव्स वे फॉर 28% जीएसटी ऑन ऑनलाइन गेमिंग। पार्लियामेंट ऑन फ्राइडे क्लियर्ड अमेंडमेंट्स टू गुड्स एंड जीएसटी दैट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लॉज टू फैसिलिटेट levy of 28% जीएसटी ऑन द फेस वैल्यू for all bets made in casinos, horse racing and online gaming, along with amendments to the central and integrated GST laws that were cleared without discussion by the lower house. States will also have to make legislative changes to their, तो basically यहाँ पे 28% टैक्स लगेगा गेमिंग पर। क्या होगा? 28% टैक्स लगेगा गेमिंग पर, फेस वैल्यू पर, ठीक है। गेमिंग जो कहाँ पर हो रही है, कैसीनोज में हो रही है, हॉर्स रेसिंग में हो रही है और ऑनलाइन गेमिंग। अप्रूव्ड बाय जीएसटी काउंसिल अर्लियर दिस मंथ, द लेजिस्लेटिव चेंजेस मूव थ्रू द सो एंड सो अमेंडमेंट इंक्लूड अ प्रोविजन दैट मेक्स इट मैंडेटरी फॉर ऑफशोर ऑनलाइन मनी गेमिंग फर्म्स प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू इंडियन यूजर्स टू रजिस्टर इन इंडिया एंड पे टैक्सेस, ठीक है ना। तो जो बाहर से भी यहाँ पर फंक्शन कर रही हैं, उनको भी मैंडेटरी कर दिया है कि आप ऑनलाइन गेमिंग आप जो है रजिस्टर करिए इंडिया के साथ। तो यहाँ पे हम पहले नोट कर लेते हैं। पार्लियामेंट क्लियर्ड अमेंडमेंट्स टू जीएसटी लॉज टू levy 28% जीएसटी ऑन फेस वैल्यू, ठीक है, अ फेस वैल्यू ऑफ ऑल बेट्स मेड इन कैसीनोज, हॉर्स रेसिंग एंड ऑनलाइन गेमिंग, ठीक है जी। उसके बाद जो एक और चीज़ है, ये तो इसके अंदर बोला है इन सब के अंदर, और हमें 28% टैक्स जो लगेगा वो फेस वैल्यू पे लगेगा, ठीक है। अब इसके अंदर जो एक और चीज़ है, एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम लिखेंगे यहाँ पर, वो क्या है कि प्रोविजन मतलब एक लॉ जो है, प्रोविजन मेक्स इट मैंडेटरी फॉर ऑफशोर ऑनलाइन मनी गेमिंग फर्म्स providing services to Indian users to register in India and pay taxes or face blockages। तो बेसिकली क्या कह रहे हैं कि आप जो ऑफशोर, जो बाहर से इंडिया के अंदर कंपनीज वर्क कर रही हैं, ऑनलाइन गेमिंग फर्म्स जो हैं वो काम कर रही हैं, ठीक है, सर्विस प्रोवाइड करिए इंडियन यूजर्स को, उनको इंडिया में रजिस्टर करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो ब्लॉक कर दिया जाएगा उनको, ठीक है ना। और 28% जो जीएसटी है फेस वैल्यू पे लगेगा, ऑनलाइन गेम्स पर भी, हॉर्स रेसिंग पर भी, कैसीनोज पर भी, ये ऑल बेट्स पे 28% जो टैक्स है वो जीएसटी जो है वो लगाया जा रहा है, ठीक है।
DD all set to make makeover with fresh programs, regional and OTT focused. Public service broadcaster Prasar Bharati is all set for a revamp of its television channel starting this Independence Day, breathing new life into Doordarshan by logo by reviving its original and recent blend of colors and introducing a wide range of fresh programs in keeping with the current times are on the couch. So basically, कौन revamp हो रहा है? DD एक मिनट, यहाँ पे हम सीधा पॉइंट पे ही आएंगे. पब्लिक सर्विस public service broadcaster Prasar Bharati set to introduce new programs. ठीक है. दूरदर्शन का लोगो, breathing new life into new logo of दूरदर्शन, new logo of दूरदर्शन. ठीक है ना. तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर कौन सा है, कोई जो नया चीज़ें लेकर आ रहा है वो है प्रसार भारती. ठीक है. न्यू लोगो फॉर ऑफ दूरदर्शन भी लेकर आया है. ठीक है ना. मेक ओवर विथ फ्रेश और रीडर OTT फोकस. अब यहाँ पे सेंटर डिफेंस यूज ऑफ वासुदेवा कुटुंबकम इन G20 लोगो. ठीक है ना. चाइना ने ऑब्जेक्ट किया है defending the use of Sanskrit term Vasudevaya Kutumbakam, that is the meaning is the world is one family. तो ये बहुत बार क्वेश्चन में आ चुका है बहुत सारे एग्जाम्स में, तो दिस इज इम्पोर्टेंट इसका मीनिंग. In its G20 logo, the Ministry of External Affairs said it uses only English version of the phrase "One Earth, One Family, One Future" in its summary documents and outcome statements. The clarification came after reports in the media said China had objected to the use of non-UN language like Sanskrit in any of the G20 texts being negotiated. The working language of G20 is English. ठीक है. Pointing out that G20 letterhead during the Indian presidency contains the term in Devanagari script as well as English. ठीक है. तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे China objects to the use of non-UN language like Sanskrit in G20 texts. ठीक है. तो इसके अंदर क्या प्रॉब्लमैटिक है? यूज ऑफ संस्कृत टर्म वासुदेवाय कुटुंबकम. क्या टर्म यूज करी है? वासुदेवाय कुटुंबकम. व्हाट इज वासुदेवाय कुटुंबकम? इसका मतलब क्या है वासुदेवाय कुटुंबकम का? ठीक है. इन G20 लोगो, इन G20 लोगो. ठीक है. इसका मीनिंग the world is one family. The world is one family. तो बेसिकली चाइना क्या कह रहा है कि आपने एक संस्कृत टर्म यूज करी है वासुदेवाय कुटुंबकम, G20 के लोगों में यूज करी है, तो उसके डॉक्यूमेंट्स में भी यूज हो रहा है. तो इंडिया ने क्या किया है? इंडिया कहता है कि नहीं जी. ठीक है. इंडिया says contains in Devanagari as well as English. ठीक है. ये बोला है, इंडिया स्टैंड है ये. और G20 की वर्किंग लैंग्वेज ऑफ G20 is English. Working language of G20 is, what is the working language of G20? It is English. ठीक है. ये भी क्वेश्चन आ सकता है. किसने ऑब्जेक्ट किया? चाइना ने. असम में डीलिमिटेशन हुआ है. व्हाट इज डीलिमिटेशन? रीड्रॉइंग. यहाँ पे हम लिखेंगे असम डीलिमिटेशन. ठीक है ना. असम के क्या अंदर क्या हुआ है? असम डीलिमिटेशन. तो असम डीलिमिटेशन क्या है? व्हाट इज डीलिमिटेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो डीलिमिटेशन होता है वो होता है रीड्रॉइंग द बाउंड्रीज. तो यहाँ पे सबसे पहले डीलिमिटेशन का मतलब लिखेंगे रीड्रॉइंग द बाउंड्रीज.
the boundaries of assembly and parliament constituencies. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, रीड्रॉइंग द बाउंड्रीज ऑफ असेंबली, मतलब जो स्टेट असेंबली होती है, ठीक है ना, पार्लियामेंट मतलब लोकसभा, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब जो लोग होते हैं ना, सेक्टर्स बने होते हैं, एरियाज बने होते हैं, उनको क्लब कर दिया जाता है कि इस एरिया में से एक एमपी होगा, इस एरिया में से एक एमएलए होगा, एमएलए मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली, जो स्टेट के इलेक्शन होते हैं, तो वो रीड्रॉ हुई है असम में। तो उसमें क्या किया गया है, ठीक है ना। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, ये हम बार बार लिख रहे हैं, डीलिमिटेशन इज बेस्ड ऑन, डीलिमिटेशन जो असम में हुई है बेस्ड ऑन 2001 सेंसस, ठीक है ना, 2001 सेंसस। तो 2001 के सेंसस के ऊपर ये बेस्ड हुई है डीलिमिटेशन, 2001 के सेंसस पे बेस्ड है जो हमारी डीलिमिटेशन है, ठीक है जी। ओके, ये हमें याद रखना है कि 2001 के ऊपर बेस्ड जो है हमारी वो डीलिमिटेशन जो है वो हुई है, ठीक है, असम के अंदर, ठीक है। सेंसस मतलब पॉपुलेशन काउंटिंग, पॉपुलेशन का काउंट मद्देनजर रखते हुए ये डिसाइड किया जाता है कि कौन से एरिया को बढ़ाना है, कम करना है। तो वो कह रहे हैं पार्लियामेंट्री असेंबली एंड पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज, असेंबली एंड पार्लियामेंट्री असेंबली एंड पार्लियामेंट constituencies remain unchanged at 126 and 14. 126 एंड पार्लियामेंट्री जो कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी जो हैं वो सेम है, उसके अंदर कुछ बदलाव नहीं आया है, ठीक है, देयर इज नो चेंज। अब यहाँ पे ऑल टुगेदर 19 असेंबली। अब यहाँ पे क्या किया, जो चेंज आया है वो क्या चेंज आया है, जो चेंज आया है वो क्या चेंज आया है, जो चेंज आया है वो ये आया है, 19 असेंबली अप फ्रॉम 16 अर्लियर एंड 2 पार्लियामेंट्री। 19 असेंबली, ये मैं समझाती हूँ अभी, फ्रॉम 16 अर्लियर, 19 assembly and 2 parliament constituencies have been reserved for scheduled tribe. The number of assembly, similarly, the number of assembly seats reserved for scheduled caste seats have increased from, okay, or scheduled caste, number of assembly seats reserved for scheduled caste increased from 8 to 9, 8 to 9, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, जो सीट्स रिजर्व हो जाती हैं वुमेन के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, वहाँ से वही ट्राइब या वही कम्युनिटी के लोग जो है इलेक्शंस लड़ सकते हैं उस सीट से। तो वो नंबर ऑफ सीट्स जो हैं यहाँ पर बढ़ा दी गई है। 19 असेंबली मतलब स्टेट असेंबली की जो सीट्स हैं वो 19 बढ़ा दी गई हैं फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, और 2 जो हैं वो पार्लियामेंट की बढ़ाई गई हैं, ठीक है। सिमिलरली 8 to 9 कर दी, मतलब 9 सीट्स रिजर्व कर दी गई हैं वो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, ठीक है। किसके लिए करी गई है, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, हाँ उसके बाद आगे चलेंगे। द मानस असेंबली सीट इज नेम्ड आफ्टर, सॉरी फॉर द वर्ब, मानस नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व। द कालियाबोर लोकसभा सीट करंटली गौरव गोगोई हैज़ बीन रिजर्व अंडर काजीरंगा। तो असम के ये पार्क्स हैं, तो यहाँ पे ये हम अलग से नोट कर लेंगे। असम के अंदर हैं क्या क्या हैं, मानस नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व, पार्क एंड टाइगर रिजर्व, ठीक है। और दूसरा क्या है, कालियाबोर, ठीक है। कालियाबोर जो है, द कालियाबोर लोकसभा हैज बीन रिजर्व काजीरंगा नेशनल, काजीरंगा भी वहीं पे है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि भैया ये वाला जो पार्क है ये कहाँ पर है, हमें क्योंकि न्यूज़ में आया तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये असम में है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, बहुत ही ईजी है, ठीक है ना। तो ये हमें पता होना चाहिए, काजीरंगा नेशनल पार्क लिख ही लो पूरा।
ओके तो यहाँ पे ये चेंजेस आई हैं डीलिमिटेशन के अंदर। असम क्वेश्चन क्या बन सकता है, असम में कौन से सेंसस के बेसिस पे डीलिमिटेशन हुई है, क्योंकि जो एरिया इंक्रीज या डिक्रीज किया जाता है पॉपुलेशन के बेसिस पे किया जाता है, तो सेंसस तो जो है वो डाटा तो कंसिडर करती है। 2001 का कंसिडर किया गया है। यूके अनाउंसेस फंडिंग टू डील विद प्रो खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म। प्रो खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म क्या है? द टर्म प्रो खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म क्या है? प्रो मतलब इन फेवर ऑफ, किसी की फेवर में, इन फेवर ऑफ खालिस्तानी। खालिस्तान क्या है? दैट पीपल ऑफ सिख कम्युनिटी दे वांट अ सेपरेट नेशन, उनको एक सेपरेट नेशन चाहिए, वो खालिस्तान की डिमांड है। एक्सट्रीमिज्म मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम डिमांड करना या बहुत ज़्यादा कट्टर हो जाना कि हाँ हमको ये चाहिए ही चाहिए, राइट। तो ये है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो व्हाट इज, यहाँ पे हम लिख लेते हैं यूनाइटेड किंगडम यूके अनाउंस्ड £95,000 funding to enhance or to tackle pro Khalistan extremism। ठीक है, what is it? It is pro Khalistan extremism। ठीक है ना। तो प्रो खालिस्तान एक्सट्रीमिज्म क्या है, इसको टर्म को हम एक एक को उठाएंगे और फिर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये वाली स्पेस यूज कर रही हूँ। प्रो का मतलब किसी चीज की फेवर में होना, प्रो का मतलब इन फेवर ऑफ, प्रो। ठीक है, प्रो एक्सट्रीम खालिस्तानी, प्रो खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म मतलब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम उसकी तरफ हो जाना, एक्सट्रीम व्यूज रखना। ठीक है, प्रो इन फेवर ऑफ डिमांड ऑफ सेपरेट कंट्री फॉर सिख कम्युनिटी। ठीक है ना, उसके लिए डील करने के। और फिर यूके में ये क्यों हो रहा है? बिकॉज अटैक हो गया था इंडिया के एम्बेसी पे, रैलीज निकाली जा रही है वहां पे, इसलिए ये किया गया है, राइट। कंसोर्टियम्स प्लान टू एक्वायर फोर्ब्स इज अंडर स्क्रूटिनी। कंसोर्टियम मतलब ग्रुप। ठीक है, कोई ग्रुप जो है वो प्लान कर रहा है, फोर्ब्स जो बहुत ही फेमस मैगजीन है यूएसए की, अंडर स्क्रूटिनी मतलब चेकिंग, अंडर चेक देखा जा रहा है। क्यों? Former US National Intelligence Council Chair Gregory Treventon has written to US Treasury Department asking it to stop a consortium that includes Indian-based Sun Group from buying a controlling stake in Forbes magazine, citing national security concerns. The story was first reported by Politico, which also published a copy of Mr. Treventon's letter. तो किसी ने लेटर लिखा सिक्योरिटी कंसर्न शो करते हुए कि इंडियन जो एक ग्रुप है वो बहुत ही मेजर स्टेक बाय करने वाला है फोर्ब्स के अंदर, उसको रोका जाए। ठीक है ना। तो ये किसने लिखा? ग्रुप प्लान टू एक्वायर फोर्ब अंडर स्क्रूटिनी, दिस अंडर अ चेक। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट पॉइंट जो है वो है, फर्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे? तो यूएस फॉर्मर यूएस नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल चेयर, इसका नाम तो यार इतना लिखना ज़रूरी है, चलो लिख लेते हैं, कुछ पता ही चलता बिकॉज यूएस से रिलेटेड और इंडिया यूएस का सीन है, तो लिख ही लो। फॉर्मर यूएस नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल चेयर ग्रेगरी ट्रिवर्टन wrote to US Treasury to stop a group that includes India-based Sun Group from buying stake in Forbes। ठीक है, the consortium had already dropped Sun Group as its lead investor, Axios had reported in April. As per the report, the consortium was concerned about Sun Group's vice chair Shiv Khemka's links to Russia। ठीक है ना, तो Sun Group was dropped। ठीक है, Sun Group dropped because link of
वाइस चेयरमैन चेयरपर्सन विद रशियन प्रेसिडेंट। इस चक्कर में कंसोर्टियम ने ही ड्रॉप कर दिया था। ठीक है जी, अब आगे क्या हो रहा है। एंड इश्यूज कुड कॉज फोर्ब्स वाज होपिंग टू क्लोज अ डील इन मार्च फॉर $800 बिलियन। ठीक है, अब यहाँ पर एज पर रिपोर्ट यूएस ट्रेजरी टू स्टॉप द फोर्ब्स एक्यूजेशन बाय बिलियनर न्यू कंसोर्टियम लीड इन्वेस्टर ऑस्टिन रसल। अब यहाँ पे क्या हुआ, पहले जो इंडिया का सन ग्रुप था वो एक्वायर कर रहा था, सन ग्रुप था वो एक्वायर कर रहा था, उसके लिए रोक रहे थे। अब जो है वो ग्रुप चेंज हो गया। ठीक है, चेंज इन ग्रुप हो गया, तो यहाँ पर हमारा थर्ड पॉइंट होएगा। तो अब जो है हु इज एक्वायरिंग, ठीक है, न्यू ग्रुप्स लीड इन्वेस्टर ऑस्टिन रसल who founded Luminar tech for self-driven cars has now Indiaware verified. In the letter cites the influence Forbes has and even and the ability to manipulate views, swing elections particularly. He says Mr. Russell is only paying $10 million for, एक मिनट यहाँ पे लिख देते हैं, Mr. Russell paying $10 million for 82% of Forbes, with the rest allegedly coming from larger investors such as Abu Dhabi Capital and Sun Group. He also goes on to say, as per the version of the letter, the Sun Group has links with Chinese government, with the Chinese State Council. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मिस्टर रसल पे $10 million for 82% of Forbes. ठीक है, तो मतलब मोस्टली पेमेंट टू बी डन बाय अबू धाबी ग्रुप, कैपिटल ग्रुप एंड सन ग्रुप। तो अभी भी वो कह रहे हैं कि जो मेजर पेमेंट है वो ये लोग ही करेंगे, विच इज़ नॉट राइट, बिकॉज इनके लिंक्स जो हैं वो सन वाले का तो लिंक रशिया के साथ भी है और चाइना के साथ भी है। और जो एक पॉइंट है जो फोर्ब्स है वो अब यहाँ पे ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे लिखेंगे फोर्ब्स हैज इन्फ्लुएंस ऑन यूएस millennials and Gen Z voters and the ability to manipulate views to swing elections. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो वोटर बेस है यूएस का वो ये मैगजीन पढ़ता है। ठीक है ना, मिलेनियल्स और जेनजी जो है वो ये लोग पढ़ते हैं मैगजीन। और अगर कोई बाहर की कंट्री का ग्रुप इस पे ज़्यादा स्टेक लेता है तो इट इज़ नॉट ग्रेट, इट इज़ नॉट गुड, राइट। तो ये जो है ये बोला जा रहा है। तो मिलेनियल्स कौन होते हैं? ठीक है ना, मिलेनियल जनरेशन वो होती है पीपल बॉर्न फ्रॉम, तो ये भी लिखना पड़ेगा कि मिलेनियल्स कौन है। तो मिलेनियल्स जो हैं born from 1981 to 1996, ठीक है, तो उनको मिलेनियल्स कहते हैं। जेन जी जनरेशन कौन सी है? जेन जी इज एनीवेयर born between 1996 and early mid 20s. जेन सी born between 1996 and early mid 2000s, ठीक है ना। तो ये दोनों जनरेशन जो हैं ये फोर्ब्स मैगजीन पढ़ती हैं। और अगर कोई बाहर के देश का ग्रुप इसमें इन्वेस्ट करता है तो हमारे लिए सही नहीं है, तो इसको रोका जाए, ये बोल रहे हैं ये। ठीक है, इकोवास ब्लॉक टू कीप ट्रूप्स रेडी फॉर नाइजीरिया। ठीक है, नाइजीरिया में क्या हो गया? इकोवास ब्लॉक टू कीप ट्रूप्स मतलब सोल्जर्स रेडी फॉर नाइजर में क्या हो गया? नाइजर में कू हो गया है। ठीक है ना, तो जो इकोवास है वो एक ग्रुप है, वो कह रहे हैं टेंशंस आर एस्केलेटिंग बिटवीन नाइजीरिया's न्यू मिलिट्री रिजीम एंड द वेस्ट अफ्रीकन रीजनल ब्लॉक दैट हैज ऑर्डर्ड द डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रूप्स टू रिस्टोर। तो यहाँ पे कहा जा रहा है रेडी भी रखेंगे, शायद डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्स भी हो जाएगी, डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है ना, क्यों? वहाँ पे जो मिलिट्री है उसने गवर्नमेंट इन पावर को रिमूव कर दिया, तो ये कह रहे हैं हम डेमोक्रेसी वापस लेकर आएंगे। ठीक है,
चाइनीज मिलिट्री शिप डॉक्स एट कोलंबो पोर्ट फॉर अ फॉर्मल विजिट। ठीक है, कौन सी आई है? चाइनीज की हाइंग यांग 24 हाउ। लास्ट ईयर जो था इशू हुआ था कि चाइना की एक शिप आई थी श्रीलंका के अंदर, उसने डॉक किया था युआंग वांग 5, जो एक चाइना की सैटेलाइट शिप थी और ट्रैकिंग वेसल था। वो कह रहे थे वो हबन टोटा पोर्ट पर आकर रही थी, तो इंडिया ने बहुत इशू क्रिएट किया था। इसका इशू इतना नहीं क्रिएट हुआ है। ठीक है, अब ना इकोवास क्या है? ठीक है, इकोवास का सबसे पहले फुल फॉर्म इज इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्टर्न अफ्रीकन स्टेट। इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। ये कैसे है? 1975 में इट केम इनटू बीइंग, साइनिंग ऑफ ट्रीटी ऑफ लागोस। ठीक है, ये क्या करती है? इज अ रीजनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन ऑफ 15 कंट्रीज लोकेटेड इन वेस्ट अफ्रीका, considered one of the pillar regional blocks of the continent-wide African economic community. The state goal ECOWAS is to achieve collective self-sufficiency for the member state. मतलब ट्रेड ब्लॉक है काइंड ऑफ। ठीक है, तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। चलिए इसका लिख लेते हैं, ECOWAS। ठीक है, तो ECOWAS जो है ये न्यूज में क्यों आई है? ECOWAS बिकॉज ऑफ नाइजर कू। ठीक है, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ West African states came into being in established in 1975 किस ट्रीटी से? with signing of Treaty of Lagos। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है? 15 यूनियन, इकोनॉमिक यूनियन ऑफ 15 कंट्रीज लोकेटेड इन वेस्ट अफ्रीका। ठीक है, क्या है? बेसिकली अ ट्रेड ब्लॉक। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं कि हम अपनी मिलिट्री बिठाएंगे, क्यों? क्योंकि हम नाइजर में वापस से डेमोक्रेसी चाहते हैं, जो वहां पे कू हो गया। ठीक है, इकोवास के बारे में पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा न्यूज में है। दैट्स इट, मिलेंगे कल विद अनदर न्यूज़पेपर एनालिसिस। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग थिंग्स। जो नहीं समझ में आया कमेंट में कर देना। ठीक है, नेक्स्ट संडे वी गोइंग टू हैव अ क्लास जहाँ पे मैं तुम्हारे सारे डाउट्स उठाकर क्लियर कर दूंगी। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।